एक ऐसी आंधी जिसके तबाही के निशान आज भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मिलते हैं। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वो पक्का वादा था जो मार्वल स्टूडियोज ने एक्चुअली फैंस के साथ किया था, जिसने ना ही सुपर हीरोज को पहली बार एक साथ हारते हुए दिखाया, बल्कि मास जेनोसाइड करने के बाद थैनोस को सबसे खतरनाक विलेंस में से एक बनाया। और डेफिनेटली इसी मूवी के सेटअप ने एंड गेम को इतना ज्यादा एपिक बनाया। और आज बेसिकली मौका होने वाला है इसी मूवी को और भी बेहतरीन तरीके से जानने का, जिसके लिए हमें कमेंट्स में बहुत सारे सजेशंस आए थे, जिसके लिए हमारे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअली कॉमिक्स में कैसा होने वाला था थैनोस, कैसे कैसे छुपाया था मार्वल स्टूडियोज ने इन्फिनिटी वॉर की कहानी और इसके प्रोडक्शन की डिटेल्स को, कौन कौन से लुक्स और कैरेक्टर्स को इस मूवी के लिए फाइनल किया गया था जो फाइनली इस मूवी का कभी हिस्सा ही नहीं बन पाए। क्या होता अगर थैनोस पॉपुलेशन को आधा करने के बजाय रिसोर्सेज को दुगना कर देता। जानेंगे इस मूवी के बिहाइंड द सीन, ऑन शूट लोकेशंस और विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स फाइनली जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्फिनिटी वॉर की तैयारी लगभग एमसीयू की शुरुआत से ही हो रही है, जहां पर प्लान हमेशा से ही मार्वल कॉमिक्स की जिम स्टार्लिन की 1991 की कहानी इन्फिनिटी गॉन्टलेट को अडॉप्ट करने की थी। इसी कारण कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से ही हमें अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और जब 2013 में जॉनथन हिकमैन की मार्वल कॉमिक्स की इन्फिनिटी स्टोरी रिलीज हुई, तो इसने भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया इन्फिनिटी वॉर की कहानी लिखने में, जहां पर थैनोस की ब्लैक ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसी स्टोरी ने इन्हें इन्फिनिटी वॉर में इंक्लूड करने के लिए इंस्पायर किया। फाइनली 2014 में इस बात को अनाउंस किया गया कि 2018 और 2019 में एवेंजर्स की तीसरी मूवी का पार्ट 1 और पार्ट 2 बैक टू बैक रिलीज किया जाएगा। थैनोस, जिसने इस मूवी में पूरी तरह से अपने आप को दुनिया के सबसे खतरनाक विलेंस में से एक साबित कर दिया, ये हमें पहली बार देखने को मिला था 1973 के मार्वल कॉमिक्स के द इनविंसिबल आयरन मैन के इशू नंबर 55 में। वैसे इस कैरेक्टर को क्रिएट करने का आइडिया जिम स्टार्लिन को आया था, जिस दौरान वो कॉलेज, कॉमिक बुक करियर और अपने मिलिट्री करियर को एक साथ संभाल रहे थे। और अपने कॉलेज के साइक क्लास के दौरान ही उन्हें थैनोस का आइडिया आया था, जहां पर उन्होंने मार्वल कॉमिक्स से एक आयरन मैन के इशू को करने की डिमांड की, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका कॉमिक बुक करियर खत्म होने वाला है और वो एक्चुअली एक बहुत ही यादगार कैरेक्टर को डेवलप करना चाहते थे, जहां पर इनिशियली थैनोस बहुत ही पतला दुबला और छोटा कैरेक्टर होने वाला था। लेकिन यहाँ पर उस समय के मार्वल कॉमिक्स के एडिटर रॉय थॉमस ने इस कैरेक्टर को और बड़ा और बल्कि बनाने को सजेस्ट किया। और यहाँ पर जिम स्टार्लिन ने डीसी कॉमिक्स के जैक कर्बी द्वारा क्रिएटेड डार्क साइड से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली और ऐसे क्रिएट हुआ थैनोस, जो मॉडर्न टाइम्स में दुनिया के सबसे खतरनाक विलेंस में से एक बन चुका है। बाय द वे, थैनोस के अपने नाम का भी एक बहुत गहरा मतलब है, जहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजी में थैनाटोस का मतलब मौत भी होता है और ग्रीक माइथोलॉजी में मौत के देवता को भी थैनाटोस ही बुलाया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मूवी को बैक टू बैक शूट करना था, वैसा ही किया गया। एंड ऑफ कोर्स ये कास्ट, क्रू, फिल्म मेकर्स सबके लिए मुश्किल था, लेकिन ये परेशानी यहीं पर नहीं खत्म होती। इन मूवीज के साथ साथ यहाँ पर एंटमैन एंड द वॉस्प और कैप्टन मार्वल की शूटिंग भी साथ में चल रही थी, क्योंकि ये दोनों एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में रिलीज हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर इन मूवी के कास्ट को कोई भी आइडिया नहीं दिया गया था कि इन्फिनिटी वॉर्स में क्या होने वाला है। वेल, इन मूवीज के एक्टर्स की तो बात छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो जो एक्टर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर अपीयर हुए हैं, उन्हें तक यहाँ पर अपने कैरेक्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। न ही वो ये जानते थे कि उनका कैरेक्टर मूवी के अंत तक सरवाइव करेगा भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडियो किसी भी तरह के लीक या रूमर्स को फैलने नहीं देना चाहता था और उन्हें यहाँ पर एक्टर्स तक पर भरोसा नहीं था। जहाँ पर एलिजाबेथ ओल्सन के एक इंटरव्यू के हिसाब से इन्फिनिटी वॉर में जिन भी एक्टर्स को डेड दिखाया गया है, उन्हें अपने लास्ट सीन्स को शूट करने के लिए एक कवर्ड वैन के थ्रू शूटिंग लोकेशंस पर लाया गया था और वहाँ पर उन्हें उनके कैरेक्टर्स के फेट को रिवील किया गया था, जो एक्टर्स को अपने कैरेक्टर में प्रिपेयर होने के लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन फिर भी कहानी की ट्रेजेडी ने इस चीज को आसान कर दिया। वहीं पर शूरी का रोल प्ले करने वाली लेटिशिया राइट जैसे भी एक्टर्स थे, जिन्हें अपने कैरेक्टर्स के इन्फिनिटी वॉर में डेड और अलाइव का स्टेटस तब पता चला जब एंड गेम के ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड पोस्टर्स को रिलीज किया गया था।
और भाई साहब मार्वल स्टूडियोज ऐसा सोचता भी क्यों नहीं जब एक्टर्स मार्क रफलो और टॉम हॉलैंड जैसे हों जिनकी आदत ही थी चीजों को हर जगह स्पॉइल करने की। यही कारण है कि यहाँ पर मार्वल ने एक और सेफ्टी प्रोटोकॉल को अपनाते हुए फेक स्क्रिप्ट्स भी जनरेट किए थे जिनमें मेन स्क्रिप्ट से चीजों को इधर उधर बदला गया था और इन्हें एक्चुअली सेट्स पर कोड ब्लू बुलाया जाता था। वहीं पर कोड रेड बेसिकली मेन स्क्रिप्ट को कहा गया था और ये स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पूरी की पूरी दी गई थी। अब वैसे तो इन्फिनिटी वॉर अपने सोर्स मटेरियल यानी इन्फिनिटी गॉन्टलेट कहानी की एक बहुत ही ऑनेस्ट एडॉप्टेशन थी, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जिन्हें एक्चुअली इस मूवी के अंदर बदला गया है और यहाँ पर इस चीज के लिए सबसे बड़ा कारण था कैरेक्टर राइट इश्यूज, क्योंकि जैसा कि इस मूवी के दौरान डिज्नी और फॉक्स का मर्जर अभी चालू नहीं हुआ था, इस कहानी में यूज हुए मार्वल के मेजॉरिटी कैरेक्टर्स फॉक्स के पास थे। यही कारण है कि जिस सीन में हल्क सेंटम सेंटोरम में गिरता है वहाँ पर एक्चुअली कॉमिक बुक में सिल्वर सर्फर होता है। वहीं पर जैसा कि इस मूवी के अंदर थैनोस की चापलूसी करते हुए एबनी मॉ को दिखाया गया है, मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये काम मेफिस्टो करता है। अब जैसा कि बड़ी बजट की मूवीज में इनिशियल प्लान और फाइनल प्लान्स में बहुत सारे अंतर होते हैं, ऑफ कोर्स इसके भी बहुत सारे इनिशियल प्लान्स थे जिन्हें बदला गया है, जिनमें अगर सबसे पहले बात करें लुक्स और अपीयरेंस की तो थॉर यहाँ पर अपनी एक ही आंख के साथ पूरी की पूरी मूवी में दिखने वाला था और तो और टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर इस मूवी के अंदर ब्लैक आयरन स्पाइडर सूट पाने वाला था। थैनोस को एक जगह बिल्कुल सल्लू भाई की तरह शर्टलेस दिखाया जाना था, कैप्टन अमेरिका को वकांडा से मिला हुआ दूसरा शील्ड यूज करते हुए दिखाया जाना था और फाइनली यहाँ पर थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर के बजाय एक स्पेस गन को यूज करते हुए दिखाया जाता। अब भैया ये तो बात हो गई कैरेक्टर की अपीयरेंस की, लेकिन इस मूवी के अंदर कई और कैरेक्टर्स भी थे जो हमें ऐन वक्त पर दिखने वाले थे, लेकिन जैसा कि इतने सारे कैरेक्टर्स इस मूवी के अंदर ऑलरेडी थे, इन कैरेक्टर्स को इस मूवी से कैंसिल कर दिया गया, जिसमें सबसे पहले हमें इस मूवी के अंदर नोआ भी ऑफिशियली दिखने वाला था, लेकिन उसे हटा दिया गया। वहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में दिखे हुए एडम वॉरलॉक के ककून में से एडम वॉरलॉक फाइनली निकलता और वो इस मूवी के अंदर अपीयर होता, क्योंकि वो एक्चुअली इन्फिनिटी गॉन्टलेट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। लेकिन इस अकेले कैरेक्टर की वजह से ही पूरे के पूरे फिल्म की ओवरऑल प्लॉट एंड गेम के साथ उलझ रही थी, जिसके कारण यहाँ पर भी इसे हटाया गया। साथ ही साथ हावर्ड द डक को भी एक बड़ा रोल इस मूवी के अंदर मिलने वाला था, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ इस मूवी के अंदर दिखता। इसके अलावा ये वैसे तो कोई एंट्री नहीं है, पर यहाँ पर हल्क और ब्रूस बैनर का प्रोफेसर हल्क हमें वकांडा बैटल के दौरान ही दिखने वाला था, लेकिन यहाँ पर इसे एंड गेम के लिए स्क्रैप कर दिया गया। और बात जब स्क्रैप की हो ही रही है तो पहले कैप्टन मार्वल इस मूवी के अंदर हमें दिखने वाली थी, लेकिन जैसा कि इस कैरेक्टर को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया था, इसे इसकी मूवी तक के लिए छोड़ दिया गया और काइंड ऑफ इसी सेम रीजन की वजह से बीटा रे बिल का भी कैमियो कैंसिल किया गया। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स के अंदर एक्टर ह्यूगो वीविंग ने रेड स्कल के कैरेक्टर को अपनी एक्टिंग से बहुत ज्यादा फेयरसम बनाया था। अब इस मूवी के अंदर शॉकिंगली रेड स्कल अपीयर तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर ह्यूगो वीविंग इस कैरेक्टर को दोबारा प्ले करने नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर उनके और मार्वल स्टूडियोज के बीच नेगोशिएशन नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज ने एक्टर रॉस मार्क्वेंट को हायर किया, जिन्होंने ह्यूगो वीविंग की एक्टिंग को इम्पर्सनेट किया था और पॉसिबली एमसीयू के फ्यूचर में यही रेड स्कल का रोल प्ले करेंगे। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने कैरेक्टर्स और अपीयरेंसेस को ही नहीं कैंसिल किया, बल्कि यहाँ पर कई इनिशियल प्लान्ड सीक्वेंसेस को भी कैंसिल किया था, जिसमें पहली एक्चुअली इस मूवी के अंदर हमें ड्रैक्स और थैनोस का 1-to-1 फाइट सीक्वेंस भी दिखाया जाना था। साथ ही साथ इनिशियली यहाँ पर कैप्टन अमेरिका पहले वांडा और विजन को बचाने वाले नहीं थे, बल्कि वो डायरेक्टली हमें वकांडा की लड़ाई में दिखने वाले थे। इसके अलावा भी हमें रॉकेट और थॉर 2-हेडेड स्नेक से लड़ते हुए दिखाए जाने वाले थे। लेकिन सब में सबसे औसम होने वाला था थैनोस का ज़ेंडार से पावर स्टोन को एक्वायर करना, जहां पर वो एक्चुअली पूरी की पूरी नोआ कॉर्प से लड़ते हुए दिखता और पॉसिबली यहीं पर हमें नोआ का कैमियो देखने को मिलता, जो फ्यूचर में नोआ कॉर्प्स को भी सेटअप करती। लेकिन इन सारे सीन्स को मूवी में कैंसिल कर दिया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मूवी का प्रोडक्शन एंड गेम के साथ हो रहा था, यहाँ पर पाइनवुड अटलांटा स्टूडियो जॉर्जिया में इसकी प्रोडक्शन की शुरुआत हुई, जहाँ पर इसे वर्किंग टाइटल मैरी लिव दिया गया था, जो जिमनास्ट मैरी लिव रिटन का एक ट्रिब्यूट था। इस स्टूडियो के ओनर डैनी टी कैथी के हिसाब से इन्फिनिटी वॉर और इसकी अगली मूवी एंड गेम का प्रोडक्शन एक साथ हुआ था और इन दोनों के $1 बिलियन के कंबाइंड बजट पर ये प्रोडक्शन हॉलीवुड का उस समय तक का सबसे महंगा प्रोडक्शन बना था।
इसके ऊपर से यहाँ पर स्कॉटलैंड के एडिनबरा और ग्लासगो शहर में भी शूटिंग की गई थी, जिसमें विजन को सेव करने वाले नाइट सीक्वेंस को एडिनबरा के सेंट गाइस कैथेड्रल में शूट किया गया था, जहाँ पर इसे टेम्पररी क्लोज करना पड़ा था। साथ ही साथ यहाँ पर वकांडा के कई सीक्वेंसेस को थाईलैंड और फिलीपींस में भी शूट किया गया था। वहीं पर अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर भी मार्वल के लगभग हर मूवी की तरह तकरीबन आधा दर्जन से भी ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज ने एक साथ मिलकर काम किया था, जहाँ पर इस मूवी के तकरीबन 3000 शॉट्स में से तकरीबन 96.66% यानी 2900 विजुअल इफेक्ट शॉट्स ही थे, जिनमें से तकरीबन 400 विजुअल इफेक्ट शॉट्स अकेले डिजिटल डोमेन ने थैनोस के लिए क्रिएट किए थे, जहाँ पर इसके लिए एक नया एप्लीकेशन मैस्करोड को डेवलप किया गया था, जो बेसिकली मशीन लर्निंग कंप्यूटर एल्गोरिथम पर काम करता था, और इसे मूवी के 3 से 4 महीने पहले ही बनाना शुरू कर दिया गया था। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर को देखने के बाद थैनोस की करतूत को कंटेम्पलेट जरूर किया होगा और ये जरूर सोचा होगा कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन को कम करने के बजाय कैसा होता अगर थैनोस ने पूरे के पूरे रिसोर्सेज को ही डबल कर दिया होता। इस चीज को इस मूवी के स्टोरी राइटर्स क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मिकफीरी से भी पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने बताया था कि एक्चुअली थैनोस की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने वाला था और ज्यादा से ज्यादा इस पर तकरीबन 3 से 4 मिलियन साल और सस्टेन किया जा पाता। इसीलिए यहाँ पर इंस्टेंटली थैनोस ने सब कुछ बराबर करने की कोशिश की। लेकिन फिर सवाल ये भी तो उठता है कि स्नैप से बचे हुए 50% लोगों के लिए भी तो रिसोर्सेज आखिर डबल हो ही गयी। अब इस पर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इस मूवी के अंदर जो इम्पैक्ट कैरेक्टर्स को झेलना पड़ा था उसका एक रियल लाइफ इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला, जहां पर रेडिट पर फैंस ने कुछ ऐसा किया जिसने इन्हें रातों रात वायरल कर दिया। एक्चुअली रेडिट पर सबरेडिट पेज r/Thanos Did Nothing Wrong ने 9 जुलाई 2018 को अपने तकरीबन 50% फॉलोअर्स को तुरंत बैन कर दिया, जिसने ऑनलाइन सबका ध्यान तो खींचा ही, साथ ही साथ डायरेक्टर्स जो और एंथनी रूसो और खुद थैनोस का रोल प्ले करने वाले जॉस ब्रोलिन का भी ध्यान खींचा था। एंड ऑफ कोर्स इस चीज ने मूवी को तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रमोट किया ही, साथ ही साथ कई नए रेडिटर्स को भी जोड़ा जो इस ऑनलाइन डेसिमेशन का हिस्सा बने। अब चलिए डिस्कस करते हैं इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल सक्सेस को, जहां पर इस मूवी का अप्रॉक्सीमेट बजट था तकरीबन 325 से लेकर 400 मिलियन डॉलर्स तक का बजट, जिस पर इसने बहुत ही ऑसम 2.048 बिलियन डॉलर्स कमाए और ये 2018 में चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी साबित हुई थी। साथ ही साथ इसने हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड 640 मिलियन के साथ कवर किया और तकरीबन 11 दिन के अंदर अंदर इसने $1 बिलियन का मार्क कवर कर लिया, जो कि 2018 में एक रिकॉर्ड साबित हुआ था। वहीं पर अगर क्रिटिकल अक्लेम की बात की जाए तो इस मूवी की विजुअल इफेक्ट्स को 91st अकेडमी अवार्ड, 24th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और 72 ब्रिटिश फिल्म अकेडमी अवार्ड में नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन इनमें से कोई भी अवार्ड इस मूवी को नहीं मिल पाया। तो लीजिए गाइस, ये थे आपके 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी फैक्ट्स। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस मूवी से जुड़े हुए आप और कौन कौन सी बातें जानते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड यस, मैं जानता हूँ कि अब आपकी अगली रिक्वेस्ट एंड गेम की 15 फैक्ट की वीडियो होगी। एंड व्हाई नॉट, अगर इन दोनों मूवीज का प्रोडक्शन एक साथ हो सकता है तो मैं इन दोनों पर वीडियो एक साथ क्यों नहीं बना सकता। इसीलिए मैं यहाँ पर अभी से अनाउंस कर दे रहा हूँ कि अब नेक्स्ट आने वाली है अवेंजर्स एंड गेम की 15 फैक्ट की वीडियो, जिसे अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो या चैनल के लिंक को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।